सर, चेलेम्ब्रा बैंक की रिपोर्ट कंफर्म हो गई है। 8 करोड़ का सोना और कैश चोरी हो गया है सर। एक नए साल के जन्म लेने में बस कुछ घंटे ही बाकी थे। 2007 दिसंबर 30। पूरा केरल जश्न के नशे में डूबा हुआ था, लेकिन मलप्पुरम जिले के चेलेम्ब्रा नाम के उस छोटे से जंक्शन पर ही खामोशी थी। नहीं, बाहर बस खामोशी नहीं थी। उस अंधेरे की आड़ में एक इमारत के बंद शटर के अंदर 4 लोग पसीने से भीगे खड़े थे। वे इंतजार नए साल का स्वागत करने के लिए नहीं कर रहे थे। वे खड़े थे केरल ने अब तक देखी सबसे बड़ी, सबसे सोच समझकर की गई उस डकैती को अंजाम देने के लिए। चेलेम्ब्रा साउथ मलबार ग्रामीण बैंक का मैनेजर बैंक खोलता है। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुलते ही जो नजारा उसने देखा, उसका खून जम गया। फर्श में एक बड़ा सा सुराख, उसमें से नीचे वाली मंजिल में रोशनी मारकर देखे तो दिखता है नीचे के रेस्टोरेंट की मेजें और कुर्सियां लॉकर गैस कटर से काट कर खोले गए थे। गायब था 80 किलो सोना, 15 लाख रुपए। कुल कीमत उस वक्त के हिसाब से लगभग 8 करोड़ रुपए। बैंक के सामने एक बड़ा सा हुजूम, लेकिन वहां कोई शोर नहीं था, बस एक भारी खामोशी। अंदर कुछ हुआ था, बहुत बड़ा कुछ। बाहर खड़े हर चेहरे पर वही सन्नाटा दिख रहा था। उसी समय बैंक के अंदर समय तेजी से दौड़ रहा था। अधिकारी लगातार हिसाब जोड़ रहे थे। सबको सिर्फ एक ही बात जाननी थी, कितना गया। आखिर वो हिसाब बाहर आया, 80 किलो सोना, 24 लाख रुपए। कुल कीमत लगभग 8 और 1/4 करोड़। उन नंबरों को सुनते ही अधिकारियों को यकीन हो गया ये कोई आम चोरी नहीं थी। इसलिए एडीजीपी और आईजी समेत ऊंचे अधिकारी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए। जांच शुरू हुई। इमारत की निचली मंजिल, बंद पड़ा एक होटल का कमरा, उसी कमरे की कंक्रीट छत को तोड़कर वे बैंक के स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंचे थे। लॉकर गैस कटर से काटकर खोले गए थे। सब कुछ बेहद सटीक। कैसे अंदर घुसे, कैसे खोला, सब साफ था। लेकिन यही खत्म हो गए सबूत। कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई औजार नहीं, ना बाल, ना पसीने का कोई निशान। पुलिस को साफ समझ में आ गया ये किसी एमेच्योर गैंग का काम नहीं था। इसके पीछे की प्लानिंग किसी और ही लेवल की थी। बाहर निकलते समय पुलिस की नजर उस एक संदेश पर पड़ी और वहीं से पूरा मामला बदल गया। उस समय देश के कई राज्यों में माओवादी लूटपाट की घटनाएं हो रही थीं। केरल में ऐसी वारदातें आम नहीं थीं, लेकिन तरीका काफी हद तक वैसा ही था। पुलिस को यकीन हो गया इसके पीछे माओवादी ही हैं। इमारत के मालिक से पूछताछ की गई। वहीं एक सवाल उठा जिसने उस कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। पता चला कि बैंक की निचली मंजिल एक होटल को किराए पर दी गई थी। पुलिस ने होटल चलाने वाले शख्स से पूछा। उसने साफ कहा, मैं घाटे में था, इसलिए मैंने ही इमारत के मालिक से पूछा कि क्या ये कमरा किसी और यानी बाबू को सीधे किराए पर दिया जा सकता है। मालिक ने सहमति दी और वो कमरा सीधे बाबू को किराए पर दे दिया गया। आखिर में बाबू का फोन नंबर होटल चलाने वाले से पुलिस को मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया। उसके दिए गए संकेतों के आधार पर बाबू का एक स्केच तैयार किया गया और तुरंत अखबारों और न्यूज चैनलों के माध्यम से उसके नाम का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। उसके बाद फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। बाबू को यहाँ देखा, वहां देखा, ऐसा कहकर राज्य के कई हिस्सों से कॉल आने लगे। पुलिस हर जगह दौड़ी, लेकिन जहां भी पहुंची नतीजा सिर्फ निराशा। जल्द ही समझ में आ गया कि ज्यादातर कॉल सिर्फ फेक थे। जांच कहीं भी पहुंचे बिना जैसे दीवार से टकराकर रुक गई थी। तभी अचानक हैदराबाद से एक कॉल आया। बाबू और उसका गैंग यहाँ एक होटल में ठहरा है। इस बार सूचना भरोसेमंद थी। तुरंत ही केरल पुलिस हैदराबाद पहुंची। दी गई जानकारी के मुताबिक उस साधारण होटल के कमरे के सामने उन्होंने मोर्चा संभाला।
सांस रोककर जैसे ही दरवाजा खोला, अधिकारियों के कदम एक पल को ठिठक गए। कमरे की मेज पर बिखरा पड़ा था करीब 1 किलो सोना। उसके पास तेलुगु भाषा के कुछ अखबारों के पन्ने। उम्मीद थी कि वे वापस आएंगे, इसलिए पुलिस इंतजार करती रही। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। तभी पुलिस के भीतर वो सवाल उठा, असल में हमें कॉल किसने किया था? ये सवाल पुलिस के भीतर उठा। शक दूर करने के लिए उन्होंने उसी पुराने नंबर पर दोबारा कॉल किया। दूसरी तरफ बस यहीं से सब कुछ साफ हो गया। ये कोई माओवादी रणनीति नहीं थी, बल्कि पुलिस को चक्कर कटवाने के लिए उन चोरों ने खेला गया एक बेहद चालाक नाटक था। ये एक साधारण किराए के समझौते के पीछे छिपी बहुत बड़ी कहानी थी। एक नाम, एक स्विच ऑफ फोन और एक इमारत के अंदर रची गई साजिश। ये पुलिस के लिए बड़ा झटका था। कीमती दिन बर्बाद हो गए। लेकिन उसी रात उन्होंने एक फैसला लिया। केरल पुलिस को हैदराबाद तक दौड़ाने वाले उन दिमागदार लोगों को किसी भी तरह पकड़ना है। उन्होंने फिर से शून्य से शुरुआत की। लक्ष्य बाबू। बाबू का फोन नंबर जांचा गया। नतीजा अजीब था। उस नंबर से सिर्फ 2 लोगों को कॉल गए थे, एक इमारत के मालिक को और दूसरा होटल मालिक को। बस इसके आगे कुछ नहीं। दोनों को पुलिस ने बुलाया। यह साफ था कि चोरी में इनका कोई हाथ नहीं था। सवाल कुछ और था। जब भी आप बाबू से मिलते थे, क्या उसे और किसी के फोन आते थे, या क्या आपने उसे किसी और से लंबी बात करते देखा है? जवाब था हाँ, और यहीं से केस ने मोड़ लिया। बाबू के पास एक और फोन था। बाबू को जहां जहां देखा गया, जिन जगहों पर वो रहा, उन लोकेशंस के मोबाइल टावर डाटा मिलाए जाएं तो उसका दूसरा नंबर मिल सकता था। होटल मालिक को एक बात याद आई। चिलिम्ब्रा से वेंगारा तक बाबू के साथ की गई एक यात्रा। उस सफर के दौरान बाबू लगातार फोन पर बात कर रहा था। पुलिस ने गणना शुरू की। उस समय उस रूट पर एक्टिव रहे मोबाइल नंबरों को ढूंढना था। काम आसान नहीं था। करीब 10 मोबाइल कंपनियां, इकट्ठा हुए लगभग 20 लाख फोन नंबर। इन्हीं 20 लाख कॉलों में से वो एक नंबर निकालना था। फिल्टरिंग शुरू हुई। दिन पर दिन चलने वाली कड़ी मेहनत। आखिर 20 लाख में से वो नंबर मिल गया। वो बाबू का ही था। उस नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाली गई। ज्यादातर कॉल 2 नंबरों पर गए थे, एक पुलिस वाले को और दूसरा एक डॉक्टर को। वो नंबर पर कॉल किया, जानकारी जुटाई। ये जोसेफ का नंबर है, अभी अभी यहां रहने आया है, उसकी पत्नी गर्भवती है। सब यहीं आकर जुड़ गया। बाबू दरअसल जोसेफ ही था। डॉक्टर ने जो समय बताया वही वक्त, अस्पताल का परिसर, वर्दी में कोई नहीं। मरीज बनकर और रिश्तेदार बनकर पुलिस ने वहां मोर्चा संभाल लिया। समय बिल्कुल सही। जोसेफ आया। जोसेफ, पूछताछ में सच एक एक कर बाहर आने लगा। प्रेरणा, फिल्म धूम। दूसरी मंजिल पर बैंक होना चाहिए, नीचे खाली कमरा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरा केरल खंगाला। आखिर चिलिम्ब्रा 2 में सब कुछ फिट बैठ गया। माओवादी कहानी, हैदराबाद का ड्रामा, तेलुगु अखबार के पन्ने छोड़ना, कुछ भी संयोग नहीं था। लेकिन एक फोन कॉल, एक छोटी सी गलती, वहीं पर वे चोर हार गए। बाद में बाकी लोग भी पकड़े गए। जो केस खो गया समझा जा रहा था, वही केरल पुलिस के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गया।